नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक है आज का मानव शरीर। इससे पहले मानव शरीर से संबंधित काफ़ी प्रश्न हमने उपलब्ध करवा दिए हैं, उन वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लीजिए वीडियोज़ के अंदर जाकर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके सबसे पहले। इस वीडियो को पीडीएफ में प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं फैक्ट सिमुलर और वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ए पल्मोनरी शिरा, बी अल्वेओली, सी पल्मोनरी धमनी, डी महाधमनी। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पल्मोनरी धमनी। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। पल्मोनरी धमनी है, उसमें अशुद्ध रक्त है वो बहता है। और पल्मोनरी धमनी हृदय के दाएं नील्य से रक्त फेफड़ों को पहुंचाती है और हृदय के दाहिने भाग के अंदर अशुद्ध रक्त CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वह बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? बड़ी आंत का कार्य आपको बताना है। ए जल का अवशोषण करने का कार्य, बी अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य, सी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, डी जल का अवशोषण करने का कार्य साथ में अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बड़ी आंत का जो कार्य होता है वो ए और बी दोनों होता है। जल को का अवशोषण करने का भी काम करती है बड़ी आंत, और अपचित जो भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा चौड़ी लेकिन लंबाई में छोटी होती है। वयस्क मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और चौड़ाई 6.7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत मुख्य रूप से 3 भागों में बंटी रहती है। नंबर 1 अंडुक, नंबर 2 वर्धांतर है, नंबर 3 मलाशय रेक्टम। तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से अग्नाशी रस का पीएच मान कितना होता है? अग्नाशी जो रस होता है उसका पीएच मान आपको बताना है। 7.5 से 8.3, 6.8 या फिर 7.7 या फिर 5.8। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अग्नाशी रस का पीएच मान आपको बताना है। तो अग्नाशी जो रस होता है उसका जो पीएच का मान होता है वो 7.5 से 8.3 के मध्य रहता है। ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अग्नाशी रस का जो पीएच का मान होता है वो 7.5 से लेकर 8.3 के बीच में रहता है। और लार का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। इसके कारण जो लार होती है वो अम्लीय होती है और अग्नाशी जो रस होता है वो क्षारीय होता है। पीत जो रस होता है उनका पीएच हम देखें तो लगभग 7.7 होता है। इसके कारण जो पीत रस होती है जिसकी प्रकृति हम देखें तो ये अम्लीय होती है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7.7 है। मैं आपको बता दूं, हमने ऐप लॉन्च किया है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। आपको आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए FACTSINGULAR, जो आपको सामने नाम दिखाई दे रहा है फैक्ट सिमुलर। इस प्रकार से आप लिखकर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऐप वहां पर आपको दिखाई देंगे। आप उन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में 5 स्टार रेटिंग देकर साथ में एक रिव्यू जरूर लिख दीजिए कि ऐप कैसा है, और अपने सभी मित्रों के साथ में उस ऐप को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से पीत रस में कौन सा पीत वर्णक उपस्थित होता है? पीत रस के अंदर पीत वर्णक आपको बताना है। बिलिरुबिन होता है या फिर बिलिवर्डिन होता है या फिर मेलानिन है या फिर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों इसमें
रहते हैं? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो पीतरस का कौन सा पीत वर्णक उपस्थित होता है पीतरस में? तो पीतरस में जो वर्णक उपस्थित होता है वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों प्रकार के पीत वर्णक इसमें पाए जाते हैं। ए और बी इसमें दोनों हो जाएंगे। पीतरस में पाए जाने वाले पीत वर्णक है वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ए वेसोप्रेसिन, बी के अंदर ऑक्सीटोसिन है, सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसको बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन कहा जाता है। आपने देखा होगा घरों के अंदर जब पशु भैंस गाय जब दूध नहीं देती उस समय ऑक्सीटोसिन का जो टीका लगाया जाता है और उनका दूध निकाल दिया जाता है। मिल्क इंजेक्शन इसको कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन है ये स्तन ग्रंथि के विकास से लेकर जब बच्चा जन्म लेने के बाद तक भी ये दूध स्त्राव में सहायता करता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की जो पेशियां हैं उसमें संकुचन पैदा करता है। संकुचन पैदा करेगा जिसके कारण प्रसव पीड़ा होती है। तो ऑक्सीटोसिन इसको बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने है। लैंगरहैंस के अल्फा कोशिकाओं में से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्त्राव होता है? अल्फा कोशिकाएं होती हैं उनमें से ग्लूकागोन का या फिर इंसुलिन का या फिर सोमेटोस्टिन का या फिर ग्रेलिन का? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ है वो स्त्रावित होता है? तो हम देखें लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन है वो स्त्रावित होता है। ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। लैंगरहैंस की कोशिकाओं में स्त्रावित पदार्थ अल्फा कोशिकाएं से ग्लूकागोन निकलता है। बीटा कोशिकाओं से हम देखें तो एमाइलिन और इंसुलिन दोनों निकलते हैं। और गामा कोशिकाओं से देखें तो अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड निकलता है। और डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेनिन इसमें निकलता है। और एपिसिलिन जो कोशिकाएं होती हैं उनसे ग्रेलिन निकलता है। इंसुलिन का कम मात्रा में स्त्राव होने के कारण मनुष्य के अंदर मधुमेह रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एक प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करती है वो कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन है या फिर विटामिन के है या फिर हिपेरिन है या फिर पेप्सिन है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मानव शरीर में रक्त जमने से रोकने का जो कार्य करती है वो प्रोटीन कौन सी है? तो मानव शरीर में जो रक्त है उसमें जमने से रोकने का जो काम करती है वो हिपेरिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? हिपेरिन प्रोटीन। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। हिपेरिन एक थक्का रोधी प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करती है। और इनके साथ साथ प्रोटीन का जो स्त्रावण है वो शरीर में यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है या फिर 18 होती है या फिर 22 या फिर 20 से अस्थायी दांतों की संख्या आपको बतानी है। अस्थायी दांत जिसे हम दूध के दांत कहते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसमें अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य में शेषावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और शेषावस्था के दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। और वयस्क अवस्था में निकलने वाले दांत हैं वो स्थायी दांत होते हैं। कहा जाता है ना दूध के दांत एक बार आने के बाद में वो बाद में टूट जाते हैं। बच्चे उनको सूर्य की तरफ फेंकते हैं
ये दांत हैं, ये दूध के दांत होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को आप टॉफ़ी देने से भी मना कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके तो दूध के दांत हैं, आपके तो स्थायी दांत हैं। आप कह देते हैं कि बच्चों आपके दांत खराब हो जाएंगे जब टॉफ़ी खा रहे होते हैं, तो ये बच्चों से कि इस टॉफ़ी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके तो दांत दोबारा आ जाएंगे, आपके दांत दोबारा नहीं आने वाले हैं अब। तो बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रक्त क्या है? कोशिका है, या फिर अंग है, या फिर स्योंजी ऊतक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो रक्त है वो स्योंजी ऊतक है, सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। रक्त एक स्योंजी ऊतक है। मानव में रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की जो सतह है उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन ए बी की उपस्थिति के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। ए बी और ओ 4 भागों में बांटा गया है। और रक्त मुख्य रूप से O2 व CO2 वातावरण के मध्य विनिमय करने का कार्य करता है। इसके अलावा पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का पीएच नियंत्रण, ताप नियंत्रण और जो प्रतिरक्षण कार्य है उनको संपादन करने का काम करता है। हार्मोन परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जन करने का भी ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नंबर 1, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। नंबर 2, रक्त एक स्योंजी ऊतक है। नंबर 3, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत जो रक्त कणिकाएं हैं और जो प्लेट्स हैं उनको संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन आपको दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ए में केवल 2 नंबर, बी में 1, 2, 3, सी में 1 व 2 दोनों, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। रक्त एक स्योंजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल सही है, 3 नंबर इसमें गलत होगा। रक्त में तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिन्हें लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेट्स से निलंबन करने का कार्य करती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन अभी भी आपके इस वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्लिक करके ब्लैक में बदल दीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और अपने अधिकतम मित्रों के साथ में इस वीडियो को साझा कीजिए। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया पर आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।